हाँ, नमस्कार एंड गुड आफ्टरनून सभी को गुड आफ्टरनून। प्राचीन इतिहास की क्लास में सभी का स्वागत है। इससे पहले वाली क्लास में हमने मौर्य साम्राज्य के प्रमुख शिक्षा केंद्र बताए थे, तक्षशिला, उज्जैनी, काशी। लास्ट क्लास में वादा किया था कि कंप्लीट करा के जाएंगे, लेकिन वादा पूरा नहीं हो पाया था। आज हो जाएगा। आज 100% अपना वादा पूरा करके ही जाएंगे, क्योंकि आज क्या पढ़ना है? मौर्य साम्राज्य का पतन और पतन के कारण। मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण। आखिर क्यों मौर्य साम्राज्य, इतना बड़ा मौर्य साम्राज्य कैसे समाप्त हुआ? मौर्य साम्राज्य की पतन के कारण। हाँ भाई, देखना, मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण। क्यों मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ? जब भी कभी किसी साम्राज्य का पतन होता है, सबसे पहली यूनिवर्सल फैक्ट एक बता दे, जो भी चीज ऐसे ऊपर उठती है वो कभी नीचे गिरती है। प्रकृति का नियम है। जो बढ़ा है वो घटा भी है, और जो घटा है वो बढ़ा भी है। ये तो इतिहास से सीखते भाई। इतिहास से हम क्या सीखते हैं? पीछे की चीजें देख के आगे को बदलना। पीछे की चीजों में जो बदलाव हुए हैं उनको देख के फ्यूचर में अवेयर होना। यही तो इतिहास है सही मायने में। और नानी कहानी सुनाया करती थी, नाना कहानी सुनाया करते थे, ये भी इतिहास है। लेकिन न नानी के पास कोई तथ्य है, स्रोत है बताने का, न नाना के पास, तो सिर्फ सुन लिया, कान से निकाल दिया, वो भी इतिहास है। एक शेर को पकड़ा, एक शेर को एक हाथ से फाड़ दिया है। नाना से पूछा स्रोत क्या है, कैसे जाने आप? बस हमने भी अपने पिताजी से सुना था, स्रोत कुछ नहीं, कहानी है। आया समझ में? मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण। मौर्य साम्राज्य जो कई विजय हमने देखा है भाई। स्टार्टिंग हमने उनके काल से की थी, चंद्रगुप्त मौर्य से। चंद्रगुप्त मौर्य, सीएम बिंदुसार के बाद अशोक। क्या बेहतरीन ये लोग थे। इन्होंने तो राज्य की स्थापना की। ये तो हो गए स्थापक। ये इनके पुत्र थे। इनको विरासत में मिली, इनकी जीत इनको विरासत में मिली। कुछ क्षेत्रों को, हल्के फुल्के क्षेत्रों को जीता। उसके बाद बिंदुसार के बाद किसको देखा? कलिंग को, अशोक को। अशोक ने सबसे महान, अपने समय में एक युद्ध लड़ा। जब ये गद्दी पर बैठे उसके 8 साल के बाद, कब? 261 बीसी में कलिंग का युद्ध लड़ा। इसमें क्या हुए? ये जीत गए, लेकिन बड़े निराश हुए। जीत के निराश हुए। कैसे? जीतने के बाद भी निराश हुए। कैसे? देखना, बड़ा युद्ध था, जबरदस्त युद्ध था। ये भारत है और उड़ीसा, आज का उड़ीसा उस समय का कलिंग कहलाता था। इस क्षेत्र पे अशोक ने विजय तो प्राप्त कर ली, लेकिन नरसंहार देखकर, उस युद्ध में नरसंहार देखकर बड़ा प्रभावित हुए हृदय से। दिख रहा है साहब? हाँ भाई साहब, दिख रहा है। हृदय से बड़ा प्रभावित हुए। इन्होंने देखा कि एक माता, जब युद्ध होता है तो एक माता अपने पुत्र से क्या हो जाती है?
अलग हो जाती है, एक पुत्र अपनी माता से अलग हो जाता है, एक भाई अपने भाई से अलग हो जाता है। युद्ध का परिणाम क्या है? देखो, एक माता पुत्र से अलग, पुत्र माता से अलग, भाई भाई से अलग, और रिश्तेदार रिश्तेदार से अलग। ये परिणाम है युद्ध का। केवल मानसिकता का खेल है, साम्राज्यवादी मानसिकता का खेल। तो इन्होंने क्या सोचा, इसी युद्ध में ये दृश्य तो देखा है, इस युद्ध में अशोक ने ये दृश्य तो देखा है, और सबसे जो प्रभावित करने वाला दृश्य था वो कौन सा? ब्राह्मणों की भी क्या हो गई थी, कुछ ब्राह्मणों की हत्या, और बौद्ध भिक्षुओं को भी आघात पहुंचा। युद्ध में ये कोई नहीं कह सकता हमको बड़ा प्रॉफिट हुआ, ये कोई नहीं कह सकता हाँ प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। कुछ तो हाथ लगेगा जिसपे आप रोएंगे जरूर। युद्ध का ये नियम है। जब ये युद्ध हुआ तो अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया, हृदय परिवर्तन हो गया। जहां एक राजा उस समय क्या सोचता था, एक राजा उस समय क्या सोचता था? साम्राज्य विस्तार। आज हमारा साम्राज्य इतना है तो कल इतना होना चाहिए, परसों इतना होना चाहिए, उसके आगे दिन इतना होना चाहिए। साम्राज्य विस्तार कौन सोचता था? एक राजा साम्राज्य विस्तार सोचता था। और ये ऐसा राजा कलिंग युद्ध के बाद बन गया जिसने साम्राज्य विस्तार की नीति को ही त्याग दिया। नीति को त्याग दिया, किस नीति को अपनाया? शांति की नीति, शांति और धर्म की नीति। बताओ भाई ये नीति चलेगी राजा की उस समय चलेगी हैं? उस समय ये नीति चलेगी? इनके तो मन में आ गया कि शांति की नीति चलाएंगे। एक बेटा बेटे से नहीं, एक बेटा माता से नहीं अलग होगा, भाई भाई से नहीं अलग होगा। जब युद्ध नहीं होगा तो कोई दुखी नहीं होगा। तो युद्ध करना छोड़ दिया। भीरी घोष की नीति से धम घोष की नीति को अपना लिया। किसने? अशोक ने। बताओ भाई कितना गलत किया अशोक ने, ये नहीं करना चाहिए था। एक राजा का उस समय के परिप्रेक्ष्य से, उस समय के, किस समय के? 261 बीसी के परिप्रेक्ष्य से एक राजा को कौन सी नीति अपनानी चाहिए थी? हर राजा कौन सी नीति अपनाता था? हर राजा साम्राज्यवाद की नीति, साम्राज्यवाद की नीति अपनाता था। युद्ध करो, युद्ध में जीतो, सबका यही नारा था। युद्ध करो, युद्ध में विजय हासिल करो, युद्ध करो, युद्ध में विजय हासिल करो, अपने साम्राज्य का विस्तार करो। वो बढ़िया राजा। आप बताओ भाई अशोक कैसे राजा बन गए? साम्राज्य विस्तार नहीं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं, किसी को गाली देना नहीं। ये तो एकदम सीधे राजा बन गए। और सीधे राजा का क्या काम उस समय सीधे राजा का क्या काम? ये कहां चले गए? धर्म यात्रा पे। अशोक कहां चल पड़े? धर्म यात्रा पे। धर्म यात्रा किसकी? बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म की यात्रा पे। जैसे गौतम बुद्ध चले थे, जैसे गौतम बुद्ध चले थे, वैसे ही कौन चल पड़ा? अशोक चल पड़े। अब बताओ भाई जब राजा बन गया बैरागी तो राज कौन करेगा? राजा बन गया बैरागी तो राज्य कौन चलाएगा? इसके लिए अलग अलग प्रांतों में राजा की जगह राजुका नियुक्त किए गए। बताओ भाई राजुका नियुक्त किए गए। यहां तक आया समझ में? यहां तक आया समझ में? मौर्य साम्राज्य को
जो कई विजयों से हमने देखा ना, सेलुकस निकेटस धनानंद को हराया, सेलुकस निकेटस को हराया, हेलेना से शादी की, मेगस्थनीज आया, उसके बाद बिंदुसार के बाद अशोक, साम्राज्य विस्तारवादी नीति सभी अपना रहे हैं, चाहे मैरिज करके, शादी करके या युद्ध करके, सब साम्राज्यवाद नीति अपना रहे हैं। लेकिन एक समय आया जब अशोक ने शांति की नीति अपना ली। भाई गलत कर दिया ना। और उस समय सारे राजा क्या शांति की नीति अपनाएंगे? नहीं। जब ये शांति की नीति पे आ गए, दूसरे राजा नहीं आए शांति की नीति पे नहीं चले दूसरे राजा। उन्होंने कहा तो ये भाई राजा क्या हो गया है, अशोक क्या हो गया है, पगला गया है। बताओ, इतने राज्य जीत कर, इतना साम्राज्य विस्तार करके, बौद्ध भिक्षु बनके घर घर मांग रहा है खाने को, घर घर धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा है। ये कैसा राजा है? ये तो एकदम राजा कैसा है? बेकार राजा है। शांति नहीं, साम्राज्य विस्तारवादी नीति सबके मन में यही तो चल रहा है, यही तो राजतंत्र है भाई। साम्राज्य विस्तारवादी नीति तो सब राजा अपनाते, लेकिन इन्होंने नहीं अपनाई, शांति की नीति अपनाई। लेकिन इसका इतना जलवा था, किसका? अशोक का इतना जलवा था कि इसके जो अपोजिशन में, जो इसके विरोध में थे, वो विरोध प्रदर्शन कर नहीं पा रहे थे। वो जानते थे कि कहीं अशोक ने फिर से तलवार उठा ली तो कई सारे कलिंग बना देगा, कई सारे राज्यों को क्या बना देगा? कलिंग। एक डर था मन में, लेकिन हर चीज पुरानी होती है, हर चीज खत्म होती है। तो क्या अशोक अमर रहेंगे क्या? अशोक की भी तो मृत्यु होगी। अशोक की जब होगी मृत्यु, तब बैठेगा दूसरा उत्तराधिकारी बैठेगा। वो तो कहेगा पिताजी ने हमको बताया था शांति से राज्य चलाना है, लड़ाई झगड़ा गाली गलौज नहीं करनी। पिताजी की नीति अपनाएंगे। और इधर दूसरे राजा क्या कहेंगे? अब तो अशोक नहीं रहे। जब दूसरे राजाओं ने सुना अब तो अशोक नहीं रहे, तब उन्होंने कहा आक्रमण कर दिया। क्या? आक्रमण। यही तो है पतन की नीति, पतन के कारण में। पहला देखो, अब लिखो पतन के कारण में। यहां तक आया समझ में? अब देखो भाई, कई सारे पॉइंट हैं पतन के। देखो, बताओ, राजा ही निकम्मा निकल गया, राजा ही शांति वाला निकल गया। अब तो अशांति फैलेगी ना। क्या बताया हमने शुरुआत में? मौर्य साम्राज्य जो कई विजयों से गुजरते हुए कलिंग विजय तक पहुंचे। हमने देखा इन्होंने बड़ा साम्राज्य विस्तार किया। मौर्य साम्राज्य के शासक कई विजयों से होते हुए, अरे एक बार तुमको बाबा की याद नहीं आई थी? अशोक, एक बार बाबा की याद नहीं आई थी चंद्रगुप्त मौर्य की? कैसे उन्होंने चाणक्य की मदद से धनानंद को हराया और साम्राज्य की स्थापना की। और तुम क्या बन गए? बौद्ध भिक्षु बन गए।
मौर्य साम्राज्य मौर्य साम्राज्य के शासक कई विजयों से होते हुए भाई कलिंग विजय तक पहुंचे, जिसमें इन्होंने अपने साम्राज्य का बड़ा विस्तार किया, बड़े भूभाग पे विस्तार किया। हमने देखा इन्होंने बड़े भूभाग पे विस्तार किया। लेकिन कलिंग युद्ध के बाद पूरी सीन ही बदल गई। कैसे बदली? जब कलिंग युद्ध जीते अशोक बड़े खुश थे, थोड़े समय के लिए मान लेते खुश थे, देखना खुश थे। इनको मिला कौन? उपगुप्त कौन है? बौद्ध भिक्षु, बौद्ध धर्म का अनुयायी। इन्होंने इनसे पूछा, किससे? अशोक से पूछा, डायरेक्ट पूछा, ये घोड़े पे थे, इनसे पूछा तुमने युद्ध में क्या जीता? उन्होंने कहा हमने युद्ध में कलिंग को जीता। कितना बड़ा साम्राज्य, हम अशोक है, किससे बात कर रहे हो तुम? कहने लगे एक बार सही नजर से देखो, तुमने जीता है या हारा है? अकेले तुम्हारे एक निर्णय ने कितने लोगों की जान ले ली? बताओ, तुम कितने लोगों को जान दे सकते हो? इनका दिमाग घूमा। इन्होंने कहा बात तो यार सही कह रहे हो उपगुप्त, बात तो यार तुम एकदम करेक्ट कर रहे हो उपगुप्त, गलत हो गया, मतलब हमसे गलती हो गई, अब क्या करें? इन्होंने कहा कुछ ना करें, अब तुम क्या बन जाओ हमारे साथ, भाई बौद्ध धर्म अपना लो तभी कल्याण होगा तुम्हारा। क्योंकि बहुत बौद्ध भिक्षु और ब्राह्मण और कई लोग, हजारों लोग, बताए ना, 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए। इन्होंने कहा बात तो यार सही कह रहे हो, मोक्ष कैसे मिलेगा? जब इंसान अपनी अवस्था से थोड़ा आगे बढ़ने लगता है तो सोचता है मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे, हमें स्वर्ग मिलेगा, नरक मिलेगा, क्या होगा, उसके दिमाग में आने लगता है। इन्होंने कहा भाई मोक्ष की प्राप्ति तो तुम्हें बौद्ध धर्म ही दिला सकता है, क्योंकि गौतम बुद्ध ने मोक्ष की प्राप्ति पाली थी, स्वर्ग गए थे वो, वैसे ही तुम स्वर्ग जाओगे, क्या अपना लो? बौद्ध धर्म अपना लो। इन्होंने कहा ठीक, अभी अपना लेते, इंस्टेंट, तुरंत अपना लिया बौद्ध धर्म। अब बौद्ध धर्म बताओ क्या कहता है? बौद्ध धर्म मार पीट काट को कुछ कहता है? कोई भी ऐसा कोई धर्म ग्रंथ नहीं है पूरे विश्व में, बाइबल हो, कुरान हो, रामायण हो, गीता हो, कोई ग्रंथ ये नहीं कहता कि आप किसी को सताएं, मारे, विस्तार करें किसी को सता के, कोई नहीं कहता। इन्होंने कहा ठीक है, फिर हम क्या अपना लेते? शांति की नीति, जिससे इन्होंने अपने साम्राज्य का बड़ा विस्तार किया। लेकिन कलिंग युद्ध के बाद कौन राजा? राजा अशोक, सम्राट अशोक। कलिंग युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया और इन्होंने युद्ध, देख लेना, युद्ध की नीति को छोड़कर शांति की नीति अपनाई। और देखो क्या किया, शांति की नीति अपनाई और पूरे विश्व में शांति की नीति का प्रचार प्रसार किया कि आप लोग भी युद्ध ना करें। छोड़कर शांति की नीति अपनाई और पूरे विश्व में शांति की नीति को क्या कहते हैं? धम्म की नीति,
शांति की नीति और पूरे विश्व में शांति की नीति का प्रचार प्रसार किया। बताओ भाई, उस समय की बात हो रही। आज जब कहीं पे छोटा चुनाव होता है ना, उसमें लोग भिड़ जाते हैं, शांति शांति रखेंगे, हम बनेंगे विधायक, वो कल के हैं, कल विधायक बन जाएंगे, हम बनेंगे विधायक, राजा हम बनेंगे। छोटी छोटी बात पे आज भी भारत में, उस समय बताओ, आज से 2000-2500 साल पहले की बात हो रही, बताओ तब क्या कर बैठे ये? शांति की नीति पाठ पढ़ा रहे लोगों को कि भाई युद्ध छोड़ दो, युद्ध सब बेकार है, शांतिपूर्ण जीवन जियो एकदम, धर्म को लेकर बौद्ध धर्म अपनाओ। इसी प्रचार प्रसार के साथ बौद्ध धर्म का बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी किया। हाँ भाई, सम्राट था, बड़े भूभाग पे इसका राज था, लोग डरते थे इससे। इसकी बात उस समय उन्होंने मानी, इसकी बात उस समय उन्होंने मानी भाई। इसीलिए अशोक को प्रचार प्रसार में, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अगर किसी राजा को सर्वप्रथम कहा जाता तो वो कौन है? अशोक है। इन्होंने क्या किया? पूरे विश्व में इन्होंने पूरे विश्व में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करवाया। बौद्ध धर्म से सबसे ज्यादा कौन चिढ़ता है? सबसे ज्यादा कौन चिढ़ेगा बौद्ध धर्म से? दिमाग लगाना, कौन चिढ़ेगा सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा ब्राह्मण चिढ़ेगा, क्योंकि बौद्ध धर्म के ग्रंथों में क्या लिखा है? बलि को क्या नकारा है? बलि को नकारा। बलि कौन सी? जानवरों को जो मारा जाता, बैलों को मारा जाता, उसको नकारा है किसमें? बौद्ध धर्म में। अब बताओ, बैल अगर काटा नहीं जाएगा, जब बैल कटता है तभी तो ब्राह्मण कहता है 500 रुपया रखो, बड़ा अनुष्ठान कराया हमने, बैल बकरे कट गए तुम्हारे वहां, 500-1000 रुपए रखो इसमें। उनकी दुकान चल रही थी, दुकान किसने बंद कराई थी? बौद्ध धर्म ने बंद कराई थी। और इसी बौद्ध धर्म को किसने अपना लिया? अशोक ने अपना लिया। बताओ भाई, ब्राह्मण दुखी नहीं होगा? बहुत दुखी होगा। युद्ध के बाद उन्होंने क्या अपनाया? बौद्ध धर्म अपनाया और उसके प्रचार प्रसार हेतु धर्म यात्रा प्रारंभ की, जिसमें वो बहुत आगे तक गए। ये सब बातें लिखवा दी ना, ये सब बातें हो गई, पूरा समझा भी दिया। अब देखो ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया। दूसरा कारण, मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण में दूसरा कारण देखो, क्या बेहतरीन कारण लेके आए। देखना, इन सब चीजों से कौन दुखी हो रहा है? ब्राह्मण बड़ा दुखी हो रहा है। क्यों? हमने शिलालेख बताया था, शिलालेख 14 शिलालेख, महत्वपूर्ण 14 शिलालेख पढ़ाए थे। उसमें बलि को नकारा है, उसमें भी तो बलि को नकारा है अशोक ने। और जब तक कुछ कटेगा नहीं, कुछ यूनिक होगा नहीं, तो यूनिक पैसा भी नहीं मिलेगा, यूनिक पैसा भी नहीं मिलेगा। ब्राह्मणों की दुकान बंद करा रहे हैं भाई। ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया, ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया किस परिप्रेक्ष्य में? मौर्य साम्राज्य के पतन के परिप्रेक्ष्य में ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया। अशोक ने पशु बलि पे रोक लगाई और महिलाओं द्वारा मनाए जाने वाले सभी अनुष्ठानों की निंदा की। दोनों बड़ी बात। पहला क्या? अशोक ने पशु बलि पे रोक
लगा दी। बताओ भाई, ब्राह्मण की दुकान बंद करा रहे हो। ऐसे देख रहा ब्राह्मण, देखो ये आंख है इसकी, ऐसे फाड़ के देख रहा किसको, अशोक को। कह रहा भाई अगर पशु बलि नहीं होगी, ऐसे साधारण कोई समारोह होगा तो साधारण ही तो पैसा मिलेगा, है साधारण ही तो पैसा मिलेगा। जब किसी पशु को काटेंगे, खून निकलेगा, तो लोग देखेंगे, कहेंगे अरे बाप रे भाई, ब्राह्मण ने तो क्या पूरा सब बदल ही डाला, कैसा अनुष्ठान करा दिया, अब तो राजा जीत ही जाएगा, इसको दे दो 5,000 रुपए। भाई इसको दे दो 5,000 रुपए, बलि करवा दी इसने, क्या बात है, जबरदस्त। और क्या करते थे, बलि का वो खून, जो बलि का खून होता था, जो ब्लड होता था, वो मातृ देवी, वो वहां की मातृ देवी पे चढ़वाते थे, उनको खुश करने के लिए। बताओ, ब्राह्मण का सीधा संपर्क किससे, भगवान से सीधा संपर्क है। उसको चुनौती दे रहा कौन, अशोक। सब फेंक फाक देगा, देखना। अशोक ने पशु बलि पे रोक लगाई, पहला पॉइंट। दूसरा अशोक ने महिलाओं के सभी अनुष्ठान मतलब समझते हैं, महिलाएं कितनी पूजा करती हैं। अगर हिंदू धर्म वाले जितने भी लोग देख रहे हैं, आपके घर में कितनी सारी पूजा होती। कई बार तो हम ही नहीं समझ पाते, पूछते मम्मी आज कौन सी पूजा है। कितने सारे अनुष्ठान होते हैं, और उन अनुष्ठानों में ब्राह्मण को बुलाया जाता है, अनुष्ठान करवाने के लिए ब्राह्मणों को बुलाया जाता है। अब बताओ, जब सारे अनुष्ठान की निंदा कर दी एक राजा ने, तो अनुष्ठान मनाए जाएंगे, नहीं मनाए जाएंगे। उन्होंने महिलाओं के सभी अनुष्ठानों की निंदा की। बताओ, दूसरा पॉइंट समझ में आया, सभी अनुष्ठानों की निंदा की, जिससे ब्राह्मणों की आय पे प्रभाव पड़ा, जिससे इन दोनों से पड़ा, ब्राह्मणों की आय पे, जिससे ब्राह्मणों की आय मतलब पैसा कम मिलेगा, किसको, पंडित लोगों को, जिससे ब्राह्मणों की आय पे प्रहार, ये सब सही रहेगा, प्रहार हुआ, ब्राह्मणों की आय पर प्रहार हुआ। अब बताओ भाई, हम भी ब्राह्मण हैं, लेकिन हम किसी धर्म के नहीं है, ना किसी जाति के। हमारे एक ही धर्म है, एक ही जाति, कि हम एक मास्टर हैं और अभी भी एक स्टूडेंट हैं। यही हमारा धर्म है और यही हमारी जाति भी है। इन्होंने महिलाओं के सभी अनुष्ठानों की निंदा की, जिससे ब्राह्मणों की आय पे प्रभाव पड़ा। फिर लिखना, देखना, जबरदस्त तीसरा पॉइंट कितना जबरदस्त है। इन्होंने सजा देने हेतु हर प्रांतों में एक राजुका, बताया ना, राजुका अधिकारी नियुक्त किया, जो सभी को समान दंड देता था। मान लो ब्राह्मण ने मारकर चुरा लिया तो 3 कोड़े, क्षत्रिय ने मारकर चुराया तब भी 3 कोड़े, वैश्य ने को चुराया तब भी 3 कोड़े। सबके लिए समान दंड के लिए, समान, क्या कह रहे हैं, इन्होंने सजा देने हेतु तो हर प्रांत में एक राजुका अधिकारी नियुक्त किया, जो सभी वर्णों के लिए समान अपराध के लिए समान दंड देता था, जो सभी वर्णों को
जो सभी वर्णों को समान अपराध के लिए समान सजा देता था। कौन? राजुका। कुछ नया हो गया, बहुत कुछ नया हो गया भाई। क्योंकि ब्राह्मणों को क्यों सजा दोगे यार? वो ब्राह्मण है, उनको क्यों सजा दोगे? हैं? वो तो ब्रह्मा जी के अवतार है पृथ्वी पर, उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए। ब्राह्मण को भी सजा दोगे? अब तो गजब हो गया। पहले क्या था? सारे ग्रंथों की रचना किसने की? ब्राह्मण ने। अधिकतम जितने भी ग्रंथ हैं उसमें अपने आप को क्या कर दिया? सेफ कर लिया। उनकी नीति के अनुसार ब्राह्मण को सजा या मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। पुरानी नीति के अनुसार ब्राह्मण को क्या मृत्युदंड नहीं दिया जाता था, और इसमें मृत्युदंड दिया जाएगा राजुका के द्वारा। इसमें अगर कोई गलत काम कर दिया राज्य के विरुद्ध तो मृत्युदंड ब्राह्मण को भी मिलेगा। लो, क्षत्रिय ने किया, क्षत्रिय को भी मिलेगा। समान समान सब, जो सभी वर्णों के लिए समान दंड के लिए समान सजा निर्धारित कर दी। अब बताओ भाई, ब्राह्मण तो सेफ था, वो कुछ भी करे उसको कौन सजा देगा? उसको तो नहीं सजा मिलती थी। ये राजुका क्या करने लगा? कुछ अलग ही कर रहा है। इससे भी क्या होंगे? ब्राह्मण क्रोधित होगा। अशोक की इन नीतियों से ब्राह्मणों को अत्यधिक क्रोधित इन अशोक की नीतियों से ब्राह्मण अत्यधिक क्रोधित हुआ। अशोक की इन नीतियों से ब्राह्मण अत्यधिक मतलब बहुत जबरदस्त, अत्यधिक क्रोधित हुआ। कौन? ब्राह्मण। हाँ, अब ब्राह्मण ही क्या करेगा? मौर्य साम्राज्य का विनाश करेगा। देखना कौन? ये सब देख रहा था कौन? पुष्यमित्र शुंग देख रहा था। देखना, ये सारे पॉइंट देख रहे हैं। देखो भाई, अशोक ने पशु बलि लगाई, पशु बलि पे रोक लगाई, ब्राह्मण का बिजनेस बंद। उन्होंने महिलाओं के सभी अनुष्ठानों की निंदा की और रोक लगा दी, ब्राह्मणों का बिजनेस बंद है। इन्होंने सजा देने, सभी को समान सजा देंगे, ये लोग ब्राह्मण को खतरा, मतलब आय भी गई और खतरा भी बढ़ा, मृत्युदंड भी मिल सकता ब्राह्मण को। अब ब्राह्मण चुप नहीं बैठेगा, अब नहीं बैठेगा चुप। तब देखना क्या होगा। 185 बीसी में मौर्य साम्राज्य के आखिरी शासक बृहद्रथ को ब्राह्मण सेनापति, उन्हीं का ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग महाबली ने भरी सभा में मारकर ब्राह्मण वंश की नींव डाली। ब्राह्मण वंश बोल दिए, पुष्यशुंग वंश की नींव डाली। अपने आप को क्या चिल्ला चिल्ला के बताता है? हम हैं ब्राह्मण पुष्यमित्र शुंग, चिल्ला के बताता है। इसका बेटा अग्निमित्र, वो भी चिल्ला के क्या कहता? हम हैं ब्राह्मण। उसके बाद आए कण्व, वो कहते हम हैं ब्राह्मण। उसके बाद आए सातवाहन, 400 साल तक लगातार राज कौन करेगा? ब्राह्मण। कहां पे? देसी राजाओं में। उधर विदेशी राजा भी आक्रमण करेंगे। पहले ये समझो कैसे क्या हो गया यहाँ पे। 185 बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, जीसस के जन्म से 185 साल पहले, जीसस के जन्म से 185 साल पहले उन सब पॉइंट को कौन नोटिस कर रहा था? ब्राह्मण कर रहा था, अत्यधिक क्रोधित था। देखना, मौर्य काल, मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहद्रथ
बृहद्रथ को उनके ही सेनापति, बृहद्रथ को उनके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग क्या है? ब्राह्मण। क्या है भाई? ये ब्राह्मण है, पुष्यमित्र शुंग। मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहद्रथ को उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग जो है ब्राह्मण, उन्होंने क्या किया? इन्हें, भाई जबरदस्त बात है, इन्हें भरी सभा में मार डाला। किसको? बृहद्रथ को भरी सभा में मार डाला। किसको? बृहद्रथ को मार दिया। ये अंतिम शासक हैं किसके? मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक हैं। इनको मारकर उन्होंने शुंग वंश की स्थापना की। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ को मार के फिर किसकी स्थापना? शुंग वंश की स्थापना कर दी। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। जहां तक जिसको ना समझ में आया हो वो बताए, और जिसको समझ में आया हो वो कुछ ना बताए। हाँ भाई देखो, ब्राह्मण वाली प्रतिक्रिया देखी हमने, है? जबरन क्या करेगा पुष्यमित्र शुंग? जबरन पाटलिपुत्र पर कब्जा कर लिया और पाटलिपुत्र अथवा मध्य भारत में अपने शासन की स्थापना की। पाटलिपुत्र मतलब मगध का नाम बदल दिया गया था, प्राची कर दिया गया था, याद रखना। पुष्यपुत्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। यहां पे लिख रहे हैं पुष्यमित्र शुंग ने जबरन, भाई सारे जो उनके खिलाड़ी थे, उनकी जो आर्मी थी बृहद्रथ की, खिलाफ थी इसके, लेकिन बंदे के अंदर बड़ा बल था। जबरन पाटलिपुत्र पर कब्जा कर लिया। पुष्यमित्र शुंग ने जबरन पाटलिपुत्र पर कब्जा कर लिया। इसको बौद्ध धर्म का हत्यारा भी कहा जाता है, आगे चल के समझेंगे। बौद्ध धर्म की वजह से सब ब्राह्मण दुखी थे, हटाओ सबको, निपटा दो। किसने कहा? पुष्यमित्र शुंग ने। सही है या गलत आगे देखेंगे, ठीक है। जबरन इसने पाटलिपुत्र पर कब्जा कर लिया अथवा मध्य भारत तक शासन फैला दिया, अथवा मध्य भारत तक शासन फैला दिया। अब देखो भाई, जब पुष्यमित्र शुंग को देखा तो वहां से विदेशी आक्रमणकारी भी आ गए इधर। उन्होंने कहा जब शुंग ने उनको फाड़ के फेंक दिया भरी सभा में, तो हम भी अब यहां क्यों बैठे, हम भी चले साम्राज्य विस्तार की ओर। उन्होंने, किसने? पुष्यमित्र शुंग ने ब्राह्मणवादी जीवन शैली को पुनर्जीवित करने के लिए कई वैदिक यज्ञ किए। शॉर्ट में डालने पुष्यमित्र, समझ जाना। शुंग ने ब्राह्मणवादी जो पहले चलती थी, ब्राह्मणवादी जीवन शैली ऋग्वैदिक काल में, ब्राह्मणवादी जीवन शैली को पुनर्जीवित करने के लिए कई यज्ञ करवाए।
अश्वमेध यज्ञ करवाया था, आगे बताएंगे। किस अभिलेख से पता चलता है? हमको नहीं पता, नासिक अभिलेख से पता चलता, नानाघाट अभिलेख से। आगे बताएंगे किस से पता चलता है। यहां तक समझ में आया? इन्होंने बौद्धों का कत्ले आम करवाया। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग के बाद कण्व आएंगे, कण्व के बाद सातवाहन आएंगे। ये सभी क्या है? ब्राह्मण है। ये समझ जाना, आगे चल के सब पढ़ाएंगे। अब यहां तक तो समझ में आ गया ब्राह्मणवादी जो प्रतिक्रिया थी। अब देखो वित्तीय संकट मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण पढ़ रहे हैं, पुष्यमित्र शुंग को नहीं पढ़ रहे हैं। वो तो हमने नॉलेज के लिए बता दिया, फटाफट बता दिया। अभी आगे चल के जब देसी राजवंश पढ़ेंगे, उसमें पुष्यमित्र शुंग, कण्व, सातवाहन पढ़ेंगे। और जो विदेशी पढ़ेंगे उसमें इंडो ग्रीक, शक, पार्थियन, कुषाण पढ़ेंगे। दोनों उत्तर से वो आ रहे हैं, और जहां पे अशोक का साम्राज्य था वहां पे उनका फेरबदल चल रहा, देसी वालों का और विदेशी बाहर से आना शुरू। दोनों को पढ़ना पड़ेगा, देसी विदेशी दोनों। पहले पढ़ेंगे देसी, फिर पढ़ेंगे विदेशी। लेकिन अभी क्या पढ़ रहे हैं? अभी तो हमको मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण के बारे में पढ़ना है। तो देखो वित्तीय संकट तीसरा पॉइंट है साम्राज्य के पतन का। वित्तीय संकट, हाँ यही तो, वित्तीय संकट, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई थी। देखो कैसे सेना और नौकरशाही पर भारी खर्च था, क्योंकि मौर्य साम्राज्य में भारी मात्रा में सेना और भारी मात्रा में अधिकारी थे। सेना अधिकारी को तो भाई सैलरी चाहिए ही चाहिए। आप आक्रमण करें ना करें, शांतिपूर्ण जीवन निभाएं, हम क्या करें, हमें तो सैलरी चाहिए। लिखना, सेना और नौकरशाही पर भारी खर्च भुगतान ने मौर्य साम्राज्य के लिए भारी संकट पैदा कर दिया। उस समय प्राचीन समय में सबसे बड़ी सेना और सबसे ज्यादा अधिकारी मौर्य साम्राज्य के पास ही थे, मौर्य वंश के पास ही थे। वित्तीय संकट, सेना और अधिकारियों के भारी खर्च ने मौर्य साम्राज्य के लिए एक बड़ी चुनौती का कारण बना, क्योंकि प्राचीन काल में सबसे बड़ी सेना मौर्यों के पास थी। उनका तो खर्चा देना है। अशोक ने शांति अपना ली तो हम क्या करें? हमारे बच्चे क्या खाएंगे? हम अधिकारी हैं उनके वहां, हमें तो भाई सैलरी से मतलब है। तुम शांति अपनाओ या युद्ध करो, हमें तो हर महीने 30,000 रुपए, 40,000 रुपए जो मेरा वेतन है हमें चाहिए ही चाहिए। नहीं दोगे तो हम अधिकारी नहीं, हम अपने घर जा रहे हैं, प्रशासन संभालेगा कौन? उनको तो देना ही पड़ता। दूसरा क्या हुआ, अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं को बहुत दान दिया, जिससे शाही खजाना खाली पड़ गया। ले, अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं को बड़ा दान दिया।
जिससे शाही खजाना खाली पड़ गया, जिससे शाही खजाना खाली पड़ गया। इतने मजबूर हो गए कि सोने की मूर्तियों को गलाना पड़ा अधिकारियों को वेतन देने के लिए। सोने की मूर्तियों को गलाना पड़ा। इस समय जमीन कोई नहीं लेता। किसी अधिकारी से बोलोगे कि तुम्हारी सैलरी 1 साल की बनी है, उस जमीन का टुकड़ा ले लो, वो कहेगा हम क्या करेंगे, हमारे पास तो वैसे ही बहुत सारी जमीन है, हमें क्या चाहिए, पैसा। भाई अभी सामंती व्यवस्था नहीं आएगी। सामंती व्यवस्था कब आएगी? सातवाहन वंश में। तब अधिकारी कहेंगे ठीक है जमीन दे दो, ठीक है जमीन दे दो, यहां पे जमीन नहीं लेंगे। फिर लिखो वित्तीय संकट हो गया। चौथा पॉइंट, पतन के कारण में उत्तराधिकारियों की अयोग्यता। ये तो महत्वपूर्ण पॉइंट होता है। उत्तराधिकारियों की अयोग्यता, अयोग्य थे उत्तराधिकारी। अशोक के उत्तराधिकारी कमजोर तथा अयोग्य थे। कमजोर नेतृत्व के कारण क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ। जो अशोक के समय में कहते थे जय राम, वो अब उनके बच्चों के समय में क्या कहते हैं, उनके सामने तलवार उठा के आ जाते हैं, क्योंकि उनका डर नहीं है, उनके पास वो योग्यता नहीं है, वो कमजोर है। इसीलिए देखना क्या क्या उत्तराधिकारियों में अयोग्यता। अशोक के उत्तराधिकारी सभी अयोग्य थे, जिससे उनके कई क्षेत्र स्वतंत्र हो गए। कई क्षेत्र स्वतंत्र हो गए। उन्होंने कहा हमको ऐसा राजा नहीं चाहिए, हम खुद राजा हैं, तुम क्या राजा। किससे बोला? उनके उत्तराधिकारियों से। आई बात समझ में? देखो भाई नीचे दिख रहा हो तो इसी में लिखवा दे, नहीं तो रफ करके लिखो, बहुत जगह है भाई। अच्छी तकनीक विदेशियों के द्वारा अच्छी तकनीक लाई गई। अच्छी ऐसे ही लिखा जाएगा, अच्छी तकनीकी, गुड टेक्नोलॉजी किसके द्वारा लाया गया? विदेशियों के द्वारा। 2 चीजें, एक तो रकाब और दूसरा पैजामा। एक तो रकाब। ये रकाब क्या होती थी? घोड़े पे जब बैठता था, घोड़े पे युद्ध के समय कोई भी जब बैठता था तो यहाँ भारतीय लोग रकाब नहीं चलाए थे, वो डिसबैलेंस हो जाता था, किसी ने धक्का दे दिया, घोड़े से गिर गया, राजा ही घोड़े से गिर गया। विदेशी क्या लाए? ये एक मान लो बन जाएगा, नहीं बनेगा, ये घोड़ा है, मान लो घोड़ा है। ऐसे बेल्ट नुमा संरचना होती थी पैर फंसाने के लिए, इस साइड, और ऐसे ही उस साइड होती थी। इसमें क्या करते थे वो सेनानी? इसमें पैर फंसा लेते थे, इसमें इन दोनों में पैर फंसा लेते थे, जिससे तीरंदाजी करने में डिसबैलेंस नहीं होते थे और तलवारबाजी में भी डिसबैलेंस नहीं होते थे। मान लो ये घोड़ा कुछ दिमाग से क्रैक हो गया एंड टाइम पे और पीछे को उलट गया, पीछे को ऐसे जाने लगा। अगर पैर फंसे हुए हैं तो स्टेबिलिटी शरीर की बनी रहेगी,
स्टेबिलिटी बनी रहेगी। रकाब समझ में आया ना? घोड़े पे दोनों पैर फंसाने हेतु तकनीकी की और इसी में है पजामा जो आज हम लोग पहनते हैं, पैजामा। पैजामा की क्या उपयोगिता थी? पैजामा की क्या उपयोगिता थी भाई? बड़ा ढीला ढाला रहता था। जो राजा थे चुस्त जीन्स पहनते थे, मतलब जो भी पहनते थे बड़ा टाइट पहनते थे। आपको बहुत टाइट पहना दिया जाए और युद्ध में भेजा जाए तो उतनी ज्यादा मोबिलिटी नहीं रहती। जबकि पैजामा क्या होता है? पैजामा तो आप सबने अभी तो देखा ही होगा। हाँ, कुछ ऐसा बना दे, ये देखो पैजामा, देखो कितना ढीला ढाला है पैजामा। इसमें पैर डाल के लड़ते थे, पहन के लड़ते थे एकदम फ्रीली, समझ में नहीं आता था हम है कहाँ, एकदम हवाई तेजी से युद्ध करते थे। अब नेक्स्ट क्लास में यहां से आपका मौर्य साम्राज्य समाप्त, मौर्य साम्राज्य एकदम समाप्त। अब आगे क्या पढ़ेंगे? मौर्योत्तर काल। बता देते हैं क्या पढ़ेंगे, देखना भाई। जब मौर्यों को मौर्य हार गए तो उसके बाद का समय, मौर्य के हारने के बाद जब मौर्य साम्राज्य खत्म हो गया उसके बाद के समय को क्या कहते हैं? मौर्योत्तर काल, इंग्लिश में पोस्ट मौर्यन एज। इसमें देखना, एक तो है देसी राजवंश, एक तो पढ़ेंगे देसी राजवंश, दूसरा पढ़ेंगे विदेशी राजवंश। अशोक के बाद दो लोग आए। देसी में कौन आया? हमने क्या देखा है? शुंग, अभी थोड़ा देखा है, ठीक। शुंग के बाद आएंगे कण्व और आएंगे सातवाहन। ये तीनों क्या हैं? ये तीनों हैं ब्राह्मण, ठीक। विदेशी राजवंश में कौन? पहले इंडो ग्रीक, शक, पार्थियन, कुषाण। इंडो ग्रीक, शक, पार्थियन और कुषाण। हमें नहीं पता, जबरदस्त सोने के सिक्के एकदम अव्वल क्वालिटी के किसने चलाए, पढ़ के देखेंगे। मौर्योत्तर काल, पोस्ट मौर्यन एज में किसको किसको डील करना है? सबसे पहले पढ़ेंगे शुंग वंश, फिर कण्व वंश, फिर सातवाहन। देखना, शुंग छोटा सा है, कण्व छोटा सा है, बिल्कुल छोटा सा। एक ही लेक्चर में हमें लगता है दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। सातवाहना डिटेल में पढ़ना है, सातवाहना क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े महारथी रहे, जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी प्रथम, बहुत महान राजा है। इस सातवाहन का युद्ध होगा शक से, देखना। इस बार तो गलत बन गया भाई। देखो, जब मौर्य काल खत्म हुआ तब इधर से आक्रमण चालू हुए। किसके? ये विदेशी आक्रमण है जो ये कंक्वायर करेंगे, जीत लेंगे। और देसी शुंग वंश इधर, फिर कण्व इधर, उसके बाद सातवाहन इधर। पूरा समझ में आ रहा? इस पैटर्न में पढ़ना। सभी को नमस्कार। लास्ट में ये बता देते हैं
कि शुंग, कर्ण, सातवाहन और इंडो ग्रीक, शक, पार्थियन, कुषाण, ये पढ़ना। इसके बाद पढ़ लेंगे गुप्त काल, इसके बाद पढ़ लेंगे गुप्त काल, फिर दक्षिण में चोल, चेर, पांड्य, एंशिएंट हिस्ट्री समाप्त। एकदम पूर्ण रूप से जबरदस्त तरीके से एंशिएंट हिस्ट्री समाप्त हो जाएगी। फिर मिडाइवल डील करेंगे, फिर मॉडर्न। समझ में आया? मौका मिलेगा तो वर्ल्ड हिस्ट्री भी देख ली जाएगी। ठीक है, नोट डाउन कर लो सभी।